अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आया भी तो क्या देश ये बताएगा कि वो कौन सा रीजनेबल प्रैक्टिकल रेस्ट्रिक्शन है जो सरकार लगा दे? सरकार कहेगी हम आपको नौकरी नहीं देंगे, तो वो कहेंगे मत दो, हम तो सब्जी बेचेंगे, हम तो बढ़ई का काम कर रहे हैं, हम तो नाई का काम कर रहे हैं, उनको आपकी नौकरी चाहिए ही नहीं, वो आपकी इमदाद पे जिंदा ही नहीं है। वो जिस पर्पज से है उस पर्पज में कठोर है, उस पे बड़ा बवाल होगा, दुनिया भर भारत में कुछ होगा। वो सिर्फ यही है कि इस जनसंख्या नियंत्रण कानून के लागू होने के बाद से, क्योंकि आपका व्यवस्था करप्ट है, इसलिए हजारों कानून है लेकिन वो लागू नहीं होते ना। कौन लागू होने देता है? कोई लागू होने देता है? लिहाजा अगर आपने मताधिकार नहीं छीना, अगर वोटिंग राइट से इसे नहीं जोड़ा, तो आप कोई कानून बना लीजिए, कितना भी बड़ा आप जनसंख्या नियंत्रण का कानून ले आइए, कितने भी स्ट्रिक्ट हो जाइए, कुछ नहीं होने वाला। और ला भी आप जब रहे, जब आपके हाथ से चीज निकल गई है, मात्र 10 साल का टाइम चाहिए, सब 10 साल का। हम भी ऊपर वाले ने कहा तो जिंदा रहेंगे और लोग देखेंगे 10 साल के बाद इस देश में सरकारें 33% पे बनती हैं, उसके लिए 50% की जरूरत नहीं होती है। 33% पे आप 10 साल के अंदर देखिएगा क्या होगा। हम सीधे कन्फ्रंट नहीं कर रहे और हम उनको सत्ताओं के अलावा व्यवस्थाओं में बिठा बिठा के मजबूत कर रहे हैं। आप और मेरे टैक्स से आइए तो पीसीएस बढ़ रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ सवाल आ रहा है। जी 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 करें, व्हाट डू यू सी इन नेक्स्ट 10 to 20 इयर्स इन भारत? सर, मैं अगले 10 साल के अंदर ये देखता हूं कि ये जो भीड़ तंत्र है, जो अभी बंगलौर में 100 गाड़ियां जला देगा, लोगों को मार देगा, दिल्ली में अंकित शर्मा को 50 चाकू मार करके कैमरे में पकड़ लिए जाएंगे लोग, केस चलेगा, मुकदमा चलेगा, क्रिमिनल सिस्टम आएगा, जमानत हो गई, छोड़ दिया गया। ये भीड़ तंत्र जिसमें इंटेलेक्चुअल, पढ़ा लिखा, बहुत महान खिलाड़ी, शिकारी, एंडटर, कंडक्टर सब शामिल हैं, ये आपके घर में घुस के शाम को पूछने वाले हैं कि आप बाहर आइए, आप बहुत दिन हो गए, बहुत रह लिया, अब इस राष्ट्रपति भवन के अंदर निकलिए बाहर आप यहां से, और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आप कहेंगे पुलिस को बुलाओ, पुलिस नहीं आने वाली। पुलिस को बुला रहे हैं लोग, नहीं आती कहीं पुलिस भाई। इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझ करके ये गेम किया है। और आप सिर्फ जाग जाइए। मैं एक ही बात कहता हूं, भारत को बचाने के लिए हर 100 करोड़ में लोग सनातनी हिंदू हो जाए, अपने सनातन होने पे गर्व करें, अपने आप के अंदर कुंठा निकाल दें, किसी एहसास से कमतरी, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं वो बाहर निकाल दीजिए। आपके पुरुषों में, आपके पूर्वजों में वो पुरुषार्थ था। और मुझे अफसोस, एक लाइन और कहना चाहता हूं कि हमें तो अफसोस भी है और गुस्सा भी है। बौने और बौनों की औलादें जिन्होंने जजिया देने के लिए, जिन्होंने तलवार के जोर पे शलवार पहन ली थी, उनसे उत्पन्न होने वाली संतानें संजय दीक्षित से और पुष्पेन से कह रही हैं कि तुम अपना मजहब बदलो। अरे भाई, हमारे पूर्वजों ने जब जजिया से नहीं डरे, तलवार से नहीं डरे, जब वो उस वक्त बहादुर थे जब औरंगजेब बैठा हुआ था, जब शीशगंज गुरुद्वारा हो रहा था, जब गुरु गोविंद के बच्चों को चिनवाया जा रहा था, तो मैं अपने उन पूर्वजों पे गर्व करूंगा या उन पे करूंगा कि जिन्होंने तलवार के जोर पे शलवार पहनी, और शलवार पहनने वाली अब औलादें हमें डरा रही हैं, हमें डराएंगी ये। इसलिए अपने होने पे गर्व करो, अपने इतिहास पे गर्व करो। जब तक यहां पे ठीक नहीं होगा मामला, दुनिया में आपके ऊपर लोग राज करते रहेंगे। लेकिन फिर मैं आखिर में कहूंगा कि आप किसी कानून के भरोसे देश नहीं चलता, सत्ताएं चलती है कानून के भरोसे। कानून को, सत्ता को लगता है यहां गड़बड़ है, यहां भेजो ना। लेकिन अगर आप चैतन्य समाज हैं, जागृत समाज हैं, आप जिंदा कौम हैं और मरने से नहीं डरते हैं, अगर आपको बड़ी बड़ी नौकरियों का लालच है, आपको लगता है नहीं अमेरिका भाग जाएंगे, फिर हम वहां भाग जाएंगे, अरे भाई कहीं नहीं भागोगे, भागना के यही आना पड़ेगा, अपनी मिट्टी में ही लड़ते लड़ते मरना पड़ेगा। ये सोच के साथ आप अगर नहीं रहेंगे तो कोई जनसंख्या कानून आपको नहीं बचा सकता, कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको नहीं बचा सकता। ये 1947, 48, 49, 50 में होता तब तो ठीक है। अब तो आपके हाथ से बाहर निकल गई ये बात। अब तो आप ठोड़ियों में हाथ डाल रहे हैं,
अब तो बड़े बड़े हिंदू संगठन अपनी पूरी की पूरी फिलॉसफी बदल रहे हैं। सत्ता रह सकती है आपके पास, देश और राष्ट्र नहीं रहने वाला। ये राष्ट्र खतरे में है, देश खतरे में नहीं है। पुष्पेंद्र जी, हमारा कंट्रोल रूम बोल रहा है कि कोई 60-70 सवाल और हैं, तो अब हमें इसमें थोड़ा सा संक्षेप में जवाब देना। मैं तो संक्षेप में दे दूंगा। मैं तो कोशिश करता हूं कि एक सवाल में कई जवाब दे दूं ताकि लोगों के जवाब मिल जाए। मेरी कोशिश ये भी होती है। अगला तो ये प्रश्न नहीं है, ये तो एक अनुरोध है कि पुष्पेंद्र सर कृपया बार बार आए आप जयपुर डायलॉग्स पे। ये मुझे लगता है सभी की अंतर्ध्वनि है। धन्यवाद हैरी जी। निश्चित रूप से हम संपर्क में रहेंगे पुष्पेंद्र जी से, और प्रयत्न करेंगे कि हम आपको और ज़्यादा आपसे उनका संपर्क करवा सकें। अगला सवाल है मनु कपिल। पुष्पेंद्र जी, आई एम फैन ऑफ यू। हाउ सनातनी विल गेट यूनाइटेड? जिस दिन आपको अपने ब्राह्मण और ठाकुर और कायस्थ और यादव होने पे गर्व हो और उस गर्व की अनुभूति अपने घर की चौखट के अंदर रखें। आप सनातन में आप किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते, ये माध्यम हो सकते हैं, लेकिन मैं लार्जली कहता हूं कि अगर हम सनातन की बात करते हैं तो सिर्फ इतना ही हमारा मतलब होता है कि सनातन का मतलब है साइंस। हम साइंस को मानने वाले लोग हैं। इसलिए जिन 5 तत्वों में हमारे पुरखों को हम जब उनको अंतिम संस्कार करते हैं तो 5 तत्व में विलीन कर देते हैं। अगर हम उन 5 तत्वों को मानते हैं तो वो सनातनी है, वो हिंदू है। लिहाजा आपको सिर्फ इतना ही करना है कि देश की सत्ता पे जब चुनाव करने जाएं तो 1000 गलतियां अपनों से हुई हो, 1000 कमियां हो, लेकिन मूल्यांकन इस बात पे करें कि इनके रहते राष्ट्र सुरक्षित हुआ या नहीं हुआ, या इनके रहते हुए राष्ट्र कमजोर हुआ। राष्ट्र और राज्य में फर्क समझें। इंडियन स्टेट इज डिफरेंट, इंडियन नेशन इज डिफरेंट। इसलिए मैंने बार बार कहा कि इंडियन स्टेट और इंडियन नेशन में फर्क समझिए। लिहाजा जो इस राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं, जो इस राष्ट्र में बने हुई दीमक को हटाने के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़े होइए। उनका रंग क्या है, जाति क्या है, ये भूल जाइए और अपनी जाति की पहचान को घर के अंदर रखिए। घर से बाहर निकलते वक्त सिर्फ आप एक सनातनी हैं और रफीक भाई की सिवैयां खाने से बार बार सिवैयां खाइए, गले लगाइए। सिवैयां खाने के साथ साथ एक बार अपने पड़ोस के उस दलित के घर का पानी पी लीजिए जिसने सनातन की रक्षा के लिए हजारों अत्याचार सहे, हजारों बर्बरता उनके ऊपर हुई, लेकिन उन्होंने अपना धर्म बदल के मजहब में नहीं गए। उनसे बड़ा इस सनातन को बचाने वाला, उनसे बड़ा इस हिंदुओं को बचाने वाला कोई नहीं है। आज उन पे दुनिया में अत्याचार किए, कश्मीर में क्या किया, पाकिस्तान में क्या किया। तो मैं कहता हूं लार्जर पिक्चर पे ध्यान दीजिए और अपनी जाति की पहचान को बहुत दमबत भरिए। जाति को कम छोड़िए, जाति को छोड़ दीजिए। आप सनातनी हो जाइए। जो पीछे छूट गया है उसका हाथ पकड़ लीजिए। जो सनातन का हाथ पकड़ लेगा उसे दुनिया में किसी के पैर छूने की आवश्यकता नहीं होगी। अपने अंदर उस बात को जगाइए, यही आपको बचा सकता है और कुछ नहीं बचा सकता। अगला सवाल है अशोक पटेल जी पूछ रहे हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन फॉर इस्लामिस्ट हु आर लीडर इन बीजेपी लाइक शाहनवाज हुसैन? देखिए, घर में, ड्राइंग रूम में कुछ महंगी चीजें सजाते हैं आप कि साहब ये हमारे पिताजी जर्मन गए थे, वहां से ये एक गुलदस्ता लाए थे। भारत की राजनीति का जो चरित्र है उसे कांग्रेस ने तय किया और सब उसी अंदाज में चल रहे हैं। मैं आपको एक जुमला बता देता हूं कि मौलाना आजाद जो कांग्रेस में थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके बारे में कहा कि मौलाना आजाद नथिंग बट ए शो बॉय ऑफ कांग्रेस। तो ये जो सेकुलर की परचूनी की जो दुकान है, इसमें एक आध मुसलमान का होना जरूरी है, क्योंकि बगैर इसके जो है ना हलीम में और बिरयानी में मजा नहीं आता लोगों को। तो ये जो दो जिनके नाम आपने बताए हैं, और हम तो, ये तो भारतीय जनता पार्टी की तो विचारों की फिर भी अलग संकट है। वो तो फिर भी मौलाना आजाद जैसे लोगों को लाए थे, सलमान खुशी। ये तो बेचारे बेटी भी अपने धर्म की उन्हें देते हैं, फिर कहते हैं तुम हमारी बीजेपी में आओ। इन्हें बेचारा कोई मिलता नहीं है।
लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। लेकिन भारतीय राजनीति का ये चरित्र है, ये शहनवाज भी रहेंगे, ये मुख्तार अब्बास नकवी भी रहेंगे। अब ये दो हैं, कई साल से हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि इनकी गिनती इतनी ना बढ़ने लगे कि गुलाम नबी आजाद की तरह ये डिक्टेट करने लगे टर्म्स, रहमान की तरह डिक्टेट करने लगे हम, ये सलमान खुर्शीद की तरह टर्म डिक्टेट करने लगे। इतना ही ध्यान रखिएगा। ये ठीक है, जैसे डोरमेट होता है, जैसे फुटमेट होता है, जैसे कारपेट होता है, उतने ही भर समझ के इनको भी आप मानिए कि ये भारतीय राजनीति के दो गुलदस्ते हैं, प्लास्टिक के फूल लगे हुए हैं, उन्हें लगे रहने दीजिए। इनमें ना खुशबू आनी है ना कुछ होना है, लेकिन लगे रहने दीजिए।